अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आज हमारे पास क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी और लेक्चर नंबर है 90। चैप्टर हमारे पास 2। ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 है और आम जो शेड्यूल में रूटीन वाइज है वो हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है जी। तो नाम है चैप्टर का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। ठीक है। पहले जो चैप्टर में हम अगर देखें पॉइंट टू पॉइंट हमने जो पढ़ा है उसमें हमने शुरू से लेकर पाकिस्तान कैसे बना, इसके पीछे कौन सी सोच कर फरमा थे, किन शख्सियात ने काम किया, इसके अलावा कौन कौन से मिशन अंग्रेज़ों ने हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान बरसगीर में भेजे और कौन कौन सा मिशन किस वजह से नाकाम हुआ। ठीक है। अब जब लास्ट पे पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद उसकी इब्तदाई मुश्किलात कौन कौन सी थी, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पीछे जो है कोई सोच कार फरमा होती है, जब वो बन जाती है उसके कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं। तो हम देखेंगे जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना तो उसकी इब्तदाई मुश्किलात कौन कौन सी थी। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान 14 अगस्त 1900 वजूद कब आया? 14 अगस्त 1947। ठीक है जी। तो आ गया, लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान के क़याम को दिल से कभी कबूल ना किया। ठीक है। वो जो मिशन आए हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल और सर रेडक्लिफ, इन्होंने भी जब पाकिस्तान बन गया तो कांग्रेस को ये मुतमिन किया हुआ था कि बन गया तो टूटी फूटी ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, आखिर ये दोबारा हिंदुस्तान में जम होंगे। लेकिन जब वो हिंदुस्तान देख रहे थे कि ये तो मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, जो सिस्टम है जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं होगा, ये तो अपनी अलग एक जो है स्टेट कायम कर चुका है और ये आगे जा रहा है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच उसके पीछे कार फरमा थी, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। तो उनकी जो ख्वाब थे, उनकी जो सोच थी कांग्रेस की, उसके ये सारा काम उलट हो रहा था। ठीक है जी। कायद-ए-आज़म की अजीम क़यादत में पाकिस्तानियों ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर अज़म किया। उन्होंने हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और रफ्ता रफ्ता मसाइल पर काबू पा लिया। कौम ने मिसाली जज्बों, मेहनत और दयानत का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा का हिंदू अक्सरियत के सूबों से हिजरत करने वाले मुसलमान ख़ानदान पे जो गुजरी वो एक बहुत अंदोनाक दास्तान है। ये सब्र व इस्तिकामत और कुर्बानी की लासानी मिसाल भी है। ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान बना और कायम व दायम है। और मुमलकत खुदा दाद के इब्तदाई सालों में जिन मसाइल का कौम को सामना है वो हमने इधर दर्ज किए हुए हैं। ठीक है जी। इब्तदाई मुश्किलात में सबसे पहले क्या आ रहा है? रेडक्लिफ जो अवार्ड है उसकी नाइंसाफ़ियाँ, रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ। इसके पॉइंट है 5। ठीक है। और ये 5वें पॉइंट के आगे मज़ीद 4 हैं। ठीक है। तो 5 पॉइंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि इस पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पर नोट लिखें। एनुअल पेपर आप किसी भी साल का उठा के देख लें, मैक्सिमम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप पॉइंट हैं। इसके आगे हम जो है एक्सप्लेनेशन वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ, हम सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ क्या थी? 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत तय पाया कि पंजाब और जो है पंजाब और बंगाल, इसमें जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरती इलाके हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। जो मुस्लिम अक्सरती इलाके हैं वो मुसलमानों के पास और जो हिंदू अक्सरियत वाले हैं वो हिंदुस्तान जो कांग्रेस है उनके पास चलेंगे। हिंदू की जमात के साथ कांग्रेस के साथ मिला दिए जाएंगे। लेकिन इलाकों की हदबंदी के लिए एक कमीशन बनाने और उसकी सालसी को कबूल करने पर इत्फाक राय हुआ। एक बरतानवी माहिर कानून सा सर रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उसको ये जिम्मेदारी मिल गई कि तुम जाओ इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान ये जो मुश्तरका लड़ाई की वजह है इसे हल करो। जो मुसलमानों के पास है उन्हें उनको दे दो, जो हिंदू के हैं उन्हें, और एक बाउंड्री बना दो। उसने क्या किया? उसने दबाव में आके
और इसके सेक्रेटरी ने ये बात कबूल की थी और ये एक हकीकत बन चुकी है। जो रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ी कश्मीर के हवाले से हुई थी, मुख्तलिफ़ रियासतों के हवाले से हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसने क्या किया, मुस्लिम अक्सरियत के बाद तस्लीम शुदा इलाकों को एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में मिला दिया और साथ क्या किया, आबादी के मुताबिक तय पाने वाले नक्शे, और इस पर कोई भी होता है नक्शा एक बनता है, पाकिस्तान का बरसीर का नक्शा है, उसमें जो लाइन खींचनी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस लाइन को भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया उसको भी। और इस अमर का इतराफ़ प्राइवेट सेक्रेटरी ने खुद किया। ठीक है, बाज़ अहम इलाकों से महरूम, पाकिस्तान को महरूम कर दिया। ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला के अलावा ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील ज़ीरा और बाज़ दूसरे इलाके हिंदुस्तान को सौंप दिए गए। ठीक है, जब गुरदासपुर का इलाका हिंदुस्तान को मिल गया तो उन्हें रियासत जम्मू एंड कश्मीर में रास्ता दाखिल होने का दाखिली रास्ता मिल गया। सर रेड क्लिफ ने ना सिर्फ ये मुसलमानों के हकूक़ तलफ़ किए, उनके साथ ये जाते हैं कि बल्कि इसी की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त तक 3 जंगें हो चुके हैं। कौन कौन सी हैं? 1948, 1965 और 1971 की 3 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। MCQs आ सकता है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितनी बड़ी जंगें हुई हैं, या पहली जंग कब हुई थी? तो 1948 में, दूसरी 1965 में 1965 में, और तीसरी 1971 में। ये था हमारा रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ। ठीक है, कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में और जो नक्शा था उसमें लकीर ने टेढ़ी खींच कर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान को सौंप दिए। गुरदासपुर की तहसीलों पे कब्ज़ा करके रियासत जम्मू कश्मीर में आने का उसे दाखिल होने का रास्ता मिल गया। उसके बाद इसने ये जो नाइंसाफ़ी की, उसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 1948, 1965 और 1971। इसके बाद इंतज़ामी मुश्किलात। ज़ाहिर बात, जब मुश्तरका हिंदुस्तान था, बरसीर मुश्तरका था, तो कोई भी काम है इंतज़ामी, जो भी काम थे इंतज़ामी मशीनरी थी, मुश्तरका काम कर रहे थे। लेकिन जो जमात हैवी थी वो थी हिंदू की, कांग्रेस की। तो ब्यूरोक्रेसी में ज़ाहिर बात है वो ज़्यादातर हिंदू लोग काम कर रहे थे, दफातर का सारा रिकॉर्ड उनके पास था। जब वो यहाँ से गए, कुछ तो अपना रिकॉर्ड साथ ले गए, कुछ ज़ाया कर गए, और जो मुसलमान थे उनके पास दफ्तरी जो काम करने का तजर्बा था वो भी नहीं था। तो इनको इंतज़ामी हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुसलमानों को। तो इन्होंने बाज़ दफातर हैं खुले आसमान तले लगा के, मशीनरी है वो लगाई और काम करना शुरू किए। ठीक है, दफ्तर रिकॉर्ड तबाह करके वो यहाँ से गए, कुछ अपने साथ ले गए। ज़ाहिर बात है कोई भी काम है उसके लिए तजर्बा काफ़ी है। तो तजर्बाकार जो लोग थे वो हिंदू के ज़्यादा थे, वो उधर चले गए। इन्हें तजर्बा नहीं था, तो ज़ाहिर बात है हर शुरू से एक बार काम करना वो मुश्किल हो जाता है। इंतज़ामी हवाले से इन्हें ये मुश्किलात, असासों की तकसीम के हवाले से। ठीक है जी, बरसीर की तकसीम के बाद असासों की पाकिस्तान और भारत में मुतनासिब तकसीम इंसाफ का तकाजा था। लेकिन यहाँ भी भारतीय हुक्मरान हैं, उन्होंने नाइंसाफ़ी की। पाकिस्तान रिज़र्व बैंक जो था उनके पास मुत्तहिदा बरसीर का जो रिज़र्व बैंक था 750 मिलियन रुपए उसमें जमा थे जब मुश्तरका था। अब जब दोनों अलग हो गए तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का भी उसमें से हिस्सा बनता था और हिंदुस्तान को देना चाहिए था। तो उन्होंने हिंदुस्तान पहले तो आमादा नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे और बैन अल-अक़वामी जब दबाव पड़ा तो उन्होंने एक किस्त 200 मिलियन की दे दी। उसके बाद फिर बाकी रकम रोक ली। भारतीय जो वज़ीर था पटेल, उसने क्या कहा कि आप हमें हमारा हक जो है, इंडिया का हक जो है ये जम्मू कश्मीर पे मान लें तो हम आपको ये सारी रकम दे देते हैं, मतलब कि सौदा करना चाहा। लेकिन जो मुसलमान है कायद आज़म है उन्होंने इस बात को भी तस्लीम ना किया। इसके बाद फिर उन्होंने एफर्ट शुरू कर दी मुसलमानों ने, तो पाकिस्तान ने सौदेबाजी, उधर गांधी को बैन अवी बरदरी में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने सारी रकम पाकिस्तान को अदा करने को कहा, मजबूरन 500 मिलियन रुपए की एक किस्त और दे दी। ठीक है, बकाया 50 मिलियन रुपए अभी तक भारत के ज़िम्मे वाजिब अदा है, मतलब कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान को नहीं दिए जो इनका हक था। इस हवाले से नवंबर 1947 में दिल्ली में दोनों मालिक के नुमाइंदों की मीटिंग भी हुई जिसमें मुआहदा हुआ। दोनों मालिक ने मुआहदे की तौसीक भी कर दी
लेकिन माहदे पर अमल दरामद अभी तक ना हो सका। ये था असासों की तकसीम के वजह से। अब एक हमारा जो पॉइंट इसमें से मिस हो गया है, यहाँ से हम छठा पॉइंट ही महाजरीन की आमद। ठीक है जी, पाकिस्तान जब बना तो मुसलमान जो अक्सरियती इलाके से, वहाँ से उन्होंने, जो हिंदू अक्सरियती इलाके से मुसलमानों ने हिजरत करना शुरू कर दी। वो पाकिस्तान में ही आ रहे थे। लाखों ख़ानदान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उन्हें हिंदू और सिखों ने कत्ल व गारत का निशाना बनाया। बच्चे कच्चे ख़ानदान मजबूरन पाकिस्तान में भाग आए। तो उन ख़ानदानों के लिए खुराक का, रिहाइश का, हर चीज़ है उसका बंदोबस्त करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। ठीक है जी, महाजरीन की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया में हिजरत की इतनी बड़ी तादाद का वाक़या कहीं रूनुमा नहीं हुआ था। हिजरत के दौरान ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों को कत्ल गारत में भारतीय फ़ौज हिंदू और सिखों के साथ शामिल थी। ठीक है जी, आ गया जी फ़ौज की तकसीम। फ़ौज की तकसीम पॉइंट नंबर 4 है जो हमारा। ये ज़रूरी था कि बरसीर की तकसीम के बाद जो फ़ौज या बरसीर मुश्तरका में लगी हुई थी वहाँ पे फ़ौज की भी तकसीम कर दी जाए। ठीक है जी, लेकिन इस मामले में भी इंसाफ ना किया। भारत पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहता था, वो भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाए। तकसीम से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कमांडर चाहता था कि अफवाज को बांटा ना जाए और इन्हें एक ही कमांड के तहत चलाया जाए। अब ये देखिएगा उनका मसला क्या था, मुल्क दो अलग हो गए हैं लेकिन फ़ौज का कमांडर एक ही रहे, वो भी हिंदुस्तान का। अपनी मर्ज़ी से जैसे वो चाहिए वो चलाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने यह चीज़ ना मानी, उनका मौक़िफ़ ना माना। फ़ौजी वसाइल और सासे दोनों मार्ग में बांट दिए जाएँ। हुकूमत बरतानी को यह मुतालबा मानना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में फ़ौजी सासे 64% और 36% के तनासब से 64% हिंदुस्तान के पास रहेंगे और 36% है जो वो मुसलमानों के पास। आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ जो थी वो 16 थी और कोई भी पाकिस्तान के पास नहीं आई। ठीक है, तो जब दबाव पड़ा तो पाकिस्तान ने कुछ 60 मिलियन रुपए देने जो चाहे दिए जाएंगे कि वो एक आर्डीनेंस फैक्ट्री बना लें। ठीक है, तो फ़ौज की तकसीम, आम जो फ़ौज थी असासों की तकसीम का जो फार्मूला भी बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उससे मुस्तरद कर दिया। तंग आकर अंग्रेज़ कमांडर ने इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो ज़ाहिर बात है वही ये केस हैंडल कर रहा था, तो मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो गए, मुश्किलात आ गई। यूँ पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर लिया। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो जो मुसलमान फ़ौजी थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रजू कर लिया, जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो गए। आगे जी था दरियाई पानी का मसला। दरियाई पानी का मसला, ये हमने एक पॉइंट और मिस है हमारे पास। फ़ौज की तकसीम के बाद है यहाँ पे ठीक है, दरियाई पानी का मसला। तकसीम में बरसगीर ने दरियाओं के कुदरती बहाव पर असर डाला। एक बैन अल-अक़वामी जो कानून चला आ रहा है कि दरियाओं के जो कुदरती गुज़रगाह है किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है तो दोनों मुल्क उससे मुस्तफ़ीद हों। कोई मुल्क जो है उसका रास्ता नहीं बदलेगा, जो कुदरती दरिया ने रास्ता बनाया हुआ वो बनाएगा। ठीक है जी, उस रास्ते से बहेगा। लेकिन क्या हुआ, कोई मुल्क दरिया का रुख बदल कर किसी दूसरे मुल्क का आबी वसाइल को महरूम नहीं। बरसीर में इस हवाले से भी बहरान पैदा हुआ। पंजाब और सिंध को दरिया सिंध और उसके मावन दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास वगैरह जो हैं वो सैराब करते थे। पंजाब जब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो दरिया भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। रावी, सतलुज और ब्यास भारत की सरजमीन से गुजर कर पाकिस्तान में दाखिल होते थे। भारत से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। उसने अप्रैल 1948 में मरकज़ी पंजाब को आने वाले पाकिस्तान पानी का रास्ता रोक दिया। MCQ आ सकता है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत ने पहली दफ़ा कब पानी बंद किया पाकिस्तान, तो अप्रैल 1948 में। यह कदम पंजाब और सिंध की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ था। तो इस हवाले से क्योंकि इन इलाकों में फसलों की आबियारी इसी पानी से हो रही थी, कैद का भी बहुत ज़्यादा डर था और जो अक्सर एडवर्स हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में होने के बावजूद भारत के हवाले कर दिए गए। ये साजिश पाकिस्तानी ज़राअत और मईशत को तबाही का सबब बन सकती है। आलमी बैंक ने सूरत अहवाल का जायज़ा लिया और एक कमीशन बनाया जिसकी वजह से दरियाओं का पानी जो है वो तकसीम कर दिया गया सिंध ताश मुआहदा के नाम से। सिंध ताश मुआहदा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी उठा लिया जाता है।
एक्सरसाइज में भी है। आलमी बैंक ने सूरत हाल का जायज़ा लेकर पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। कसीर को मख्तूस की गई और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद आलमी बैंक के मदद से दोनों ममालिक में एक मुआहदा सिंध तास तय पाया। सिंध तास मुआहदा क्या था? तो इसमें क्या 3 दरिया रावी सतलुज और ब्यास भारत का हक मान लिया गया और सिंध झेलम और चिनाब पाकिस्तान को सौंप दिए गए। मंगला और तरबेला 2 बड़े डैम और 7 लिंक केनाल में नहरें बनाए जाने का मनसूबा बना। सिंध तास मनसूबा की बदौलत दरियाई पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया और हुकूमत पाकिस्तान को की फ़िक्र दूर हो गई। आगे जी हमारे पास था रियासतों का तनाज़ा। ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो ये है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, रियासतों के तनाज़ुं के हवाले से एक्सरसाइज में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है नहीं, रियासतों के तनाज़ा के हवाले से ये, ठीक है जी। तो बरसीरी की देसी रियासतों, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के हुक्मरान नवाब या राजे दाखिली तौर पर मुख्तार थे। इन पर कंट्रोल बरतानी हुकूमत को हासिल था। रियासत में बरसीरी की कुल आबादी का 1/4 रिहाइश पजीर था और 1/3 इलाके पर यह मुश्तमिल थी। आज़ादी की मंजिल करीब आई तो रियासतों के मुस्तकबिल के बारे में भी फैसला करना चाहा। हुकूमत बरतानिया 20 फरवरी 1947 को इंडिया और इंडियन रियासतों पर अपना कंट्रोल उठा लेने का ऐलान किया। ये भी MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, साथ ही टिक कर लिया करें। इसी ऐलान के तहत रियासतों ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान से वाबस्ता होने का फ़ैसला किया। सिर्फ दर्जज़ैर रियासतों के तरफ से कोई फौरी कदम ना उठाया। तो इसका नतीजा क्या निकला ये हम देखते हैं। सबसे पहले है रियासत हैदराबाद दक्कन। इस रियासत का हुक्मरान, इन रियासतों को चला कौन रहा था? इनके हुक्मरान थे, राजे महाराजे थे। निज़ाम हैदराबाद दक्कन मुसलमान था जबकि अवाम की अक्सरियत हिंदू थी। और जो निज़ाम है, जो इस रियासत का हुक्मरान था, वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल था, अवाम उसको मानती थी। रियासत की माशी हालत बहुत अच्छी थी। निज़ाम मुसलमान होने के नाते चाहता था कि पाकिस्तान से इलाक हो जाए, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सख्त दबाव डाला। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से निज़ाम को मजबूर किया कि वो अपनी रियासत की जोग्राफियाई हैसियत को देखे, जोग्राफियाई हैसियत को कि ज़मीन के लिहाज से आप करीब तर किसके आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो निज़ाम इस बार पर रजामंद ना हुआ। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के बारे में सोचने लगा। वो भारत से इलाक़ की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने को आमादा नहीं था। निज़ाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक दरख्वास्त भारतीय रवैये के हवाले से भेजी। अभी मामला ज़ेर गौर ही था कि 11 सितंबर 1948 को भारतीय फ़ौज ने दक्कन पर हमला कर दिया और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। मतलब कि 11 और 17 6 दिन टोटल इस पर कब्जे में लगे और भारत ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। ये था रियासत हैदराबाद दक्कन। इसमें इन शार्ट आप कह सकते हैं कि इसका निज़ाम जो था, वाली था, वो मुसलमान था, आबादी हिंदू थी मैक्सिमम। लेकिन निज़ाम जो था इस रियासत हैदराबाद का जो वाली था वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल था, अवाम उसकी सुनती थी। अब जो मुसलमान होने के नाते निज़ाम जो है वो ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लें, लेकिन हिंदू जो थे वो ये कहते थे कि जोग्राफियाई लिहाज से जो रेड क्लिफ है, लॉर्ड माउंटबेटन है गवर्नर जनरल की हैसियत, उसने ये दबाव डाला कि अवाम ये देखे कि जोग्राफियाई हैसियत से वो किस मुल्क के करीब है, इंडिया के करीब है या पाकिस्तान के करीब है। तो उसने जो निज़ाम है उसने मामला जो आगे उठाया, ठीक है, लेकिन इससे पहले ही कोई हल निकलता, इंडिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और अपने कब्ज़े में उसे ले लिया, हमला करके उसे अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है। आगे जी रियासत जूनागढ़, ये हो गई है, अब ये है, ठीक है, रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब भी मुसलमान था लेकिन आबादी की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी। ये रियासत कराची से 480 किलोमीटर दूर है। एक्सरसाइज में ये MCQs है, जूनागढ़ से कराची कितने फासले पे, तो आप कितने क्या टिक करेंगे, 480 मीटर आ सकता है, 480 किलोमीटर, तो आप किलोमीटर पे टिक करेंगे। आबादी 7 लाख के लगभग थी। नवाब ने पाकिस्तान से इलाक़ का ऐलान किया। भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने इलाक़ को तस्लीम ना करने और जूनागढ़ को भारत का एक हिस्सा साबित करने पर दलाइल दिए। पाकिस्तान ने नवाब जूनागढ़ के इलाक़ के ऐलान को कबूल करते हुए एक खत जारी किया जिसकी नकल गवर्नर जनरल माउंटबेटन को भेजी। भारत ने पाकिस्तान की तोसीक को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। उन्हें गुस्सा आया।
कि ये पाकिस्तान क्या कह रहा है हमें कि ये रियासत हमें दे दे, ये हमारे अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान इसमें हलल न डाले। भारतीय अफवाज ने जूनागढ़ में दाखिल होकर इसके दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। नवाब ने यह सूरत देखी तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। नवाब ने एक दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भेजी, लेकिन कोई रद्द अमल ना आया। इस तरह जूनागढ़ पे भी इंडिया ने कब्जा कर लिया। मनवादर, जूनागढ़ के करीब एक और रियासत मनवादर के मुसलमान हुक्मरान ने भी पाकिस्तान से इल्हाक करने का ऐलान किया। जूनागढ़ के साथ साथ भारतीय फ़ौज ने मनवादर पर भी हमला किया और इससे ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया। मनवादर और जूनागढ़ की रियासतों पर फ़ौज कशी के अहकामात पर गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने दस्तखत किए। MCQ आ सकता है कि रियासत मनवादर और जूनागढ़ पर फ़ौज कशी के अहकामात पर किस गवर्नर ने साइन किए? तो इस टाइम इंडिया का जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसने साइन किए थे। नेक्स्ट आ रहा है रियासत जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो बहुत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस रियासत को लेके बहुत ज़्यादा जो आज तक भी चपकलस चली आ रही है, लाखों होन पे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। रियासत जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसीर की रियासतों में इलाके के अतबार से सबसे बड़ी रियासत है। इस रियासत की सरहदें चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक MCQs है भाई, रियासत की कुल आबादी 40 लाख के करीब थी। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था। बरतानवी हुकूमत ने इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया। 75 लाख नानक शाही आता है, और नानक शाही इस वजह से लिखते हैं कि उस टाइम सिक्का वक्तुल राज लिखते हैं कि उस टाइम जो करेंसी चल रही थी नानक शाही, सिक्का वक्तुल राज के उस टाइम की करेंसी क्या चल रही थी? नानक शाही। 75 लाख नानक शाही में फ़रोख्त कर दिया था। डोगरा राज गुलाब सिंह और इसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम रया पर जुल्म के जबर के पार तोड़े। 1930 में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राज के खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू की। बरतानवी हुकूमत की मदद से राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल दिया। ठीक है, उसके बाद 1947 में कश्मीरी अवाम चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से इलाका फैसला, लेकिन राजा इस पर आमादा ना हुआ। बारह ने अपनी अफवाज रियासत में उतार दी और साथ ही दबाव डाला कि राजा भारत से रियासत के इल्हाक पर दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। उस पर ज़बरदस्ती दबाव डाला। भारतीय हुकूमत ने एक जाली दस्तावेज तैयार किया, ऐलान कर दिया कि राजा ने रियासत का इलाका भारत के साथ कर दिया है। कश्मीरी अवाम राजा के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। अब उन्होंने बाकायदा हथियार उठा लिए। साबका कश्मीरी फ़ौजी जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत करने लगे। रज़ाकारों के जत्थे आज़ादी के लिए भारतीय अफवाज और राजा के दस्तों के खिलाफ जहाद कर रहे थे। बहुत सा इलाका राजा के कब्ज़े से निकल गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की पूरी हिलाकी और माली इमदाद तहरीक आज़ादी कश्मीर की हासिल थी। आज़ादी के लिए लड़ने वालों का पल्ला भारी होने लगा। भारत ने हालात का रुख देखा तो अक़वाम मुत्तहिदा का जा दरवाज़ा खटखटाया। अक़वाम मुत्तहिदा को सलामती को से 2 करारदादें मंजूर को दोनों माले को जंग बंदी करने की तलकीन दी, और जो मामला था वो ये किया कि अवाम की राय के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। मतलब कि वोटिंग होगी, जिस मुल्क के साथ अवाम चाहे कि हम इलाक़ा कर देंगे। तो वक्ती तौर पे इंडिया ने मान लिया कि हम ठीक है ये करेंगे, लेकिन इस तस्वाब राय करने से अभी तक वो आमादा नहीं हुए और जो मसला अभी तक बना हुआ है। और इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसी मसले को रियासत जम्मू और कश्मीर को लेकर 3 बहुत बड़ी जंगें हो चुकी हैं। 1948, 65, 1971 में 2 जंगें हुई। कश्मीर को लेके 2 हुई हैं, 1965 और 71 की। ठीक है, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। पिछले 15 सालों से कश्मीर मुजाहिदीन हथियार उठाए हुए हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, लेकिन कोई मौसर कदम उठाने से कासर है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, रेड कलफ की नाइंसाफ़ियाँ। पहला पॉइंट, इंतज़ामी मुश्किलात, असासों की तकसीम, फ़ौज की तकसीम, रियासतों का तनाज़ा। अब रियासतों का तनाज़ा एक और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, इसी लॉन्ग क्वेश्चन में एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है। अब जब आपने इसे तैयार करना, सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स तैयार करें, उस पैरे में मौजूद होते हैं। रेड कलफ अवार्ड के नाइंसाफ़ियों में आज हैं भी, उसने सबसे पहले देखेंगे क्या किया कि मुसलमान अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान के साथ मिलाना शुरू कर दी। इस तरह के आप पॉइंट तैयार करेंगे। उसके बाद जो लकीर खींची गई नक्शे में, उसे गलत किया, और इस बात को इसके सेक्रेटरी ने खुद तस्लीम कर लिया और ये एक हकीकत बन। इंतज़ामी मुश्किलात में देखें
कि इंतजामी मशीनरी मुतहदा बरसीर में सारी हिंदू की थी। जब वो यहाँ से गए तो रिकॉर्ड वगैरह कुछ तबाह करके कुछ अपने साथ ले गए। मुसलमान ना तजर्बाकार थे तो इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्डिंगें नहीं थी तो इन्होंने खुले आसमान तले दफ्तर चलाकर ये निज़ाम चलाया। असासों की तकसीम के फ़ौज की तकसीम, रियासतों का तनाज़ा, महाजरीन की आमद और दरियाई पानी का मसला। रियासतों की का तनाज़े में आगे ये 4 आ रही हैं। ठीक है जी। तो बाद वक़्त आ जाता है कि 4 नंबर का रियासत जम्मू और कश्मीर पर के हवाले से आप नोट लिखें, ये भी लॉन्ग आ जाता है। रियासतों के तनाज़े के हवाले से नोट लिखें, ये भी लॉन्ग 8 नंबर का आ जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, तो ये सारा इसमें आ जाएगा, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप जब इसे तैयार करें, पहले सबसे पहले पॉइंट्स तैयार कर लें, उसके बाद पैरे में से मेन जो पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करें। MCQs जहाँ पे भी कोई डेट आती है, कोई सन आता है 1930, 1940, 1945, उससे आप अंडरलाइन करें। एडिशनल MCQs आपके वही की बुक की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपके MCQs भी हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ से बता दिया, 3 लॉन्ग क्वेश्चन भरने हैं। ये 4 नंबर का भरना है। रियासतों का तनाज़ा पूरा जो है वो 8 नंबर का, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात ये 8 नंबर, मतलब कि 3 लॉन्ग हमने तैयार किए हैं। इसमें से शार्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इंतजामी मुश्किलात के हवाले से आप क्या जानते हैं पाकिस्तान की रेड वार्ड की कोई सी 2 नाइंसाफ़ियाँ लिखें, एडिशनल शार्ट क्वेश्चन बनना है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसे तैयार करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।